गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप से क्लासिफाइड हुआ था। पहले की अगर बात करें तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था तथा दूसरे की बात करें तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शुरू किया था और पिछले वीडियोज में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा इसके जो दोनों टाइप्स थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था तथा आज से हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड में होता है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जो नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज टू कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द लिम्स एंड ऑर्गन्स, यानी कि ये क्या कार्य करता है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये कनेक्ट करने का कार्य करता है कि इसको लिम्स और जो अन्य ऑर्गन है उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में जो लिम्स और अन्य अदर ऑर्गन है उनको कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है ये टू टाइप से क्लासिफाइड होता है, या ये टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से? पहले की अगर बात करें तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरे की अगर बात करें तो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम सबसे पहले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या कार्य करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, यानी ऐसी एक्टिविटी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक्टिविटी कौन सी कहलाती है? वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कहलाती है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या कार्य करता है? ये जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है या ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर या हमारे जो ऑर्गन जो फंक्शन करते हैं तो उन फंक्शन को रेगुलेट करने का कार्य भी कौन करता है? तो उन फंक्शन को रेगुलेट या उन ऑर्गन को रेगुलेट करने का कार्य भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमने हाइपोथैलेमस के फंक्शन पढ़े थे, उस टाइम भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हाइपोथैलेमस है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रेगुलेट करता है। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल में है। अब अगर अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर से कितने टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? अगर फर्स्ट की बात करें तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड की अगर बात करें तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहले की अगर बात करें तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और सेकंड की अगर बात करें तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो द सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग ए फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। तो सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? तो फाइट और फ्लाइट जो सिचुएशन आती है जिसके अंदर कौन सिस्टम एक्टिवेट होता है? तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट की जो कंडीशन आती है या सिचुएशन आती है उस समय एक्टिवेट होता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें कि इसका रेगुलेशन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इसको रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, या इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इट इज नॉन एज
एड्रिनर्जिक सिस्टम, यानी कि इसको कौन से सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको एड्रिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो एड्रिनर्जिक सिस्टम के नाम से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाना जाता है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के द्वारा कंट्रोल है, इसलिए इसको एड्रिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके सप्लाईज की बात करें कि इसमें कौन कौन सी सप्लाईज होती है, तो इट हैज थोरेको-लंबार आउटफ्लो। तो इसके अंदर कौन सा आउटफ्लो होता है, तो इसके अंदर थोरेको-लंबार आउटफ्लो होता है। अगर थोरेको-लंबार आउटफ्लो की बात करें तो T1 यानी कि फर्स्ट नंबर की थोरेसिक से लेकर जो L सेकंड यानी कि जो सेकंड नंबर की लंबार है, इनके द्वारा इसके अंदर सप्लाई दी जाती है या इनके द्वारा इसका फ्लो होता है। तो इसके अंदर जो फ्लो है या इसके अंदर जो सप्लाई है वो थोरेक्स और लंबार के द्वारा दी जाती है। तो T1 से लेकर यानी फर्स्ट थोरेसिक से लेकर जो सेकंड नंबर की लंबार है उसके द्वारा इसको सप्लाई दी जाती है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इट हैज गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। इसमें कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो क्या कार्य करते हैं, विच सप्लाई टू ऑल स्मूथ मसल्स, जो कि जो जितनी भी जो स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं या जो ऑर्गन स्मूथ मसल से बने होते हैं उनको ये क्या करने का कार्य करते हैं, उनको ये सप्लाई देने का कार्य करते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गन, तो ब्लड वेसल्स, हार्ट्स, लंग्स, ग्लैंड्स, रीनल एंड GIT। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन कौन से उसको कंट्रोल या सप्लाई देने का कार्य करता है, तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो ब्लड वेसल्स को, हार्ट्स को, लंग्स को, ग्लैंड्स को और रीनल सिस्टम को और GIT जो सिस्टम है इनको सप्लाई देने का कार्य करता है। तो ये तो बात हुई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग रेस्ट एंड पीस। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है, तो रेस्ट और जो पीस वाली जो कंडीशन होती है या सिचुएशन होती है उस समय ये एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक कब हो रहा था, जब फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स था उस समय वो सिचुएटेड हो रहा था। अब अगर रेस्ट और पीस की सिचुएशन है तो उस समय कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, उस समय पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है। अब अगर इसके रेगुलेशन या न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें कि इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। तो इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, इसमें एसिटाइल जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इसके रेगुलेट करने का कार्य करता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम। इसको किस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इसको कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर सप्लाईज की बात करें या इसके फ्लो की बात करें कि इसमें कौन कौन सा फ्लो होता है, तो इट हैज क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। तो इसके अंदर कौन सा फ्लो होता है, तो इसके अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का फ्लो होता है। तो इसके अंदर क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो होता है। अब अगर क्रेनियल नर्व की बात करें तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई देने का कार्य करती है, तो तीसरे नंबर की, 7वें नंबर की, 9वें नंबर की और जो 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व है वो इसमें सप्लाई देने का कार्य करती है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब अगर स्पाइनल नर्व की बात करें तो सेकंड नंबर की सेक्रल, थर्ड नंबर की सेक्रल और फोर्थ नंबर की जो सेक्रल नर्व है वो इसको सप्लाई देने का कार्य करती है। तो इसमें जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के द्वारा इसका कंट्रोल या इसका जो फ्लो है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये बात हुई पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस के बारे में। तो अगर इनके डिफरेंस या फंक्शन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें आई के ऊपर अगर इनका रेस्पॉन्स देखें तो वो किस प्रकार होगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर आई के ऊपर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो ये प्यूपिल को डायलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो प्यूपिल को डायलेशन में कौन हेल्प करता है, प्यूपिल के डायलेशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसका प्यूपिल के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो ये क्या कार्य करता है, ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का कार्य करता है। तो प्यूपिल को डायलेट करने का कार्य कौन कर रहा था, वो सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा था, और प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का कार्य कौन कर रहा है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कर रहा है। अब अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या कार्य करता है, फर्स्ट अगर उसकी बात करें तो ये कार्डियक आउटपुट को ये क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम कार्डियोवास्कुलर के अगर इफेक्ट देखें तो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। दूसरे की अगर बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का कार्य करता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करेगा।
तो अगर इसके फंक्शन देखें तो कार्डियोवास्कुलर पर ये कैसा इफेक्ट करता है, तो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उस पर सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं उसको भी ये इंक्रीज करता है। अब अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक जो कार्डियक आउटपुट है उसको क्या करता है, उसको डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी प्रकार से अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट के वो ये क्या करता है, वो डिक्रीज करने का कार्य करता है। तो ये तो बात हुई कार्डियोवास्कुलर के बारे में। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी के बारे में। तो जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्पिरेशन रेट को क्या करता है, वो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्पिरेशन रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो रही है तो उसको कौन सी कंडीशन बोला जाता है, उसको टेकिप्निया बोला जाता है। तो ये टेकिप्निया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ब्रोंकस के ऊपर इफेक्ट देखें तो वो ब्रोंकोडाइलेशन, यानी कि ब्रोंकस का वो क्या करता है, ब्रोंकस का वो डायलेशन करता है। तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्पिरेशन में फर्स्ट अगर बात करें तो वो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करेगा। रेस्पिरेशन रेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको टेकिप्निया बोला जाता है। तो ये टेकिप्निया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर लास्ट उसकी बात करें तो वो ब्रोंकोडाइलेशन, यानी वो ब्रोंकस के डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी प्रकार से अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो वो रेस्पिरेशन रेट को डिक्रीज करने का कार्य करता है। अगर रेस्पिरेशन रेट को डिक्रीज कर रहा है तो कौन सी कंडीशन होगी, वो ब्रेडिप्निया होगी। तो ब्रेडिप्निया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्रोंकस की बात करें तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करने का कार्य करता है। तो ये ब्रोंकस को क्या करता है, ये ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का कार्य करता है। तो ये तो बात हुई रेस्पिरेशन के ऊपर। अब बात करते हैं जीआईटी के ऊपर। तो जीआईटी के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज, ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है उन पर कैसा इफेक्ट रखता है, उन पर ये डिक्रीज, यानी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उनको डिक्रीज करने का कार्य करता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो द जीआईटी सिक्रेशन बिकम डिक्रीज, अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो रही है तो सिक्रेशन भी डिक्रीज होंगे। तो ये जीआईटी के जो सिक्रेशन है उनको डिक्रीज करने का कार्य करता है। तो जो जीआईटी सिक्रेशन है उनको डिक्रीज करने का कार्य कौन करता है, उनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो रही है तो जो सिक्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के इंक्रीज के साथ साथ वो जितने भी जीआईटी सिक्रेशन है उनको इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो ये तो बात हुई जीआईटी के बारे में। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये जो इंटरनल इंस्पेक्टर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य करता है। तो अगर इंटरनल इंस्पेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य कर रहा है तो यूरिन क्या होगा, यूरिन पास आउट नहीं होगा। तो ये क्या कार्य करता है, ये इंटरनल इंस्पेक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का कार्य करता है, जिसके कारण यूरिन पास आउट नहीं होता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम पर किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये इंटरनल जो इंस्पेक्टर होता है उसको रिलैक्स या डायलेट करने का कार्य करता है। तो अगर वो इंस्पेक्टर अगर रिलैक्स होगा या डायलेट होगा तो यूरिन क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा। तो ये यूरिन पास आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम यूरिन के पास आउट होने से रोकता है और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो यूरिन पास आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर अगले पॉइंट की बात करें तो स्किन के ऊपर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायफोरेसिस, यानी ये डायफोरेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो डायफोरेसिस या जो पसीना वाली जो कंडीशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक का स्किन के ऊपर इफेक्ट देखें तो पैरासिम्पैथेटिक स्किन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रखता है। तो सिंपैथेटिक क्या कार्य करता है, सिंपैथेटिक स्किन में डायफोरेसिस यानी जो पसीने वाली जो कंडीशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं रखता है। उसी प्रकार से अगर लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कार्य करता है, लीवर के अंदर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कार्य कर रहा है, ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो ग्लूकोज के लेवल है इसको डिक्रीज करने का कार्य करता है। तो इसी के साथ आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।